Hello everyone, this is me प्रत्युष and welcome to our YouTube channel IQ Classes। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th CBSE का स्पेसिमेन पेपर। अच्छा है, ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ टफ आते हैं। तो अब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेन पेपर CBSE 2023 केमिस्ट्री। तो मैंने स्पेसिमेन पेपर से केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को निकाल लिया, जिससे आप लोग के सारे डाउट्स को एकदम मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और डेफिनेटली होंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन डेटा। इसमें कह रहा है ये एसिड की वजह से हो रहा है, बेस की वजह से हो रहा है, कि प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस की वजह से हो रहा है, और कि प्रेजेंस ऑफ लिटमस एक्ट एज इंडिकेटर। तो मैं आपको समझा देता हूं पहले ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो आप लोग इसका कोई भी आंसर बहुत इजीली कर लोगे। फिलहाल ये एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, उसी का डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने चिपका दिया है। इसमें देखिए एक हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, जिसको इन्होंने एक टंगस्टन यानी जो एक पकड़ टाइप का दिख रहा है ना, उसको इन्होंने इससे होल्ड कर रखा है। होल्ड करने के बाद फिर इन्होंने उसके ऊपर से कुछ ड्रॉप डाल रहे हैं, किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। उसके ऊपर ये कुछ ड्रॉप डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की। फिर इन्होंने साइड में दिखाया है कि इन्होंने नीचे एक गार्ड रखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? एक गार्ड रखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसके ऊपर ये दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक मॉइस्ट लिटमस पेपर को कैरी किया हुआ है। ये लिटमस पेपर ये अपने कलर को चेंज कर रहा है, लेकिन किस वजह से कर रहा है, तो हमें ये बताना है। अच्छा, हम क्या जानते हैं, H2SO4 ये कैसे ब्रेक होता है, ये हमेशा H+ SO4 2- में ब्रेक होता है। ये इस तरह ब्रेक होता है, यानी यहाँ पे H2SO4 के पास क्या है, H+ आयंस है। H2SO4 के पास क्या है, H+ आयंस है, यानी H+ आयंस जो हमारा, अब ये सॉल्यूशन देखिए इन्होंने यहाँ पे खुद दिया हुआ है सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन में ही आयंस ब्रेक होते हैं, अगर सॉल्यूशन में ही आयंस ब्रेक होते हैं तो H+ आयंस की यहाँ पे इसने बात करी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और इसमें कौन करेक्ट है, A 1 सेकंड नहीं, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। सभी को समझ आया? तो ये डायरेक्ट सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि कोई भी एसिड अपने आप को हमेशा H+ आयंस के फॉर्म में ब्रेक करता ही करता है, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो या फिर हमारे नॉर्मल एसिड्स हो। इसमें कह रहा है इन द रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन समझा देता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास होता है बच्चों एक ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन। क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या करता है, जैसे एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा Na+ में, और क्या, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब मैं रिडक्शन में ले लूं, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक हेलोजन फैमिली का मेंबर ले लेता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन करेगा तो यहाँ पे वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने, 2 Cl है, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मैंने लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो हमारे ऑक्सीडेशन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो हमारे रिडक्शन होते हैं। सभी को इतना समझ आया? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो हमारे ऑक्सीडेशन, जो गेन करते हैं वो हमारे रिडक्शन। तो जो लूज कर रहा है मेटल, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मेटल, और रिडक्शन में क्या होगा, नॉन मेटल। अब अगर मुझे इसकी बात तो हम लोग कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन यहां पे मैं लिखता हूं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इन दोनों को ऐड करने पे हमें जो रिएक्शन मिलती है वो हमारी होती है
रिडॉक्स रिएक्शन, वो हमारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सभी को यहां तक समझ है? तो मुझे ये दोनों रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी। रिडॉक्स रिएक्शन में हमें इतनी बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल चाहिए और उसको कैंसिल आउट करना होता है। क्या करना होता है? कैंसिल आउट करना होता है। इक्वल करते हैं, पहले हम दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। क्या लिखी हुई थी? Na से Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Cl2 से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Cl माइनस। अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। अगर ये समझ आ गया तो आप लोग को ऊपर जो रिएक्शन दी हुई है वो बहुत इजीली समझ आ जाएगी। अब मुझे इस रिएक्शन को ऐड करना है, ऐड करने पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स बराबर चाहिए थे और कैंसिल आउट करने थे, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस। यानी हमको आयन और एटम दोनों बराबर मिल गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना, 2NaCl गिव्स आउट 2Na प्लस Cl माइनस। सभी को समझ आया? तो इस तरह होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में जो उसने रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है हमको MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। हमें कभी भी वाटर को नहीं देखना होता, क्योंकि वाटर हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है तो इट मींस वो हमारा न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक ना ही वो बेसिक में। तो अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं, तो मुझे इसका तो देखना ही होगा। तो मैं देखता हूं, पहले हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग मेटल का देखें। तो हम लोग मेटल को देखने के लिए, सब यहाँ पे मेटल कौन है? मैग्नीज है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 माइनस 2, और कितने हैं? 2 इज इक्वल टू 0। यानी मैग्नीज यहाँ पे कितने में प्रेजेंट है? +4 में। मैग्नीज यहाँ पे कितने में प्रेजेंट है? +4 में। तो मैं यहाँ पे +4 लिख देता हूं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है -2। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन हमेशा +1 और Cl माइनस, क्योंकि Cl अभी हम लोग ने माइनस यहां से देखा, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 2 Cl थे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग को मैग्नीज देखना है। यहाँ पे कितना है? Cl के ऊपर माइनस चार्ज। अच्छा, मैं एक ट्रिक बताऊं तो सिर्फ आप क्या करिए, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा -2। न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए बगल वाले पे भी उतना ही चार्ज आता है, लेकिन अपोजिट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2। समझ आया? वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। अच्छा, जब भी कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल दिया होता है, जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जो हमारे सिंगल एटम दिए होते हैं और जो एक परफेक्ट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिए होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। यानी यहाँ पे ये 0 में प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम लोग ऑक्सीडेशन में देखते हैं, क्या यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +1, यानी अगर चार्ज बढ़ रहा है, अगर 0 से +1 जा रहा है, अगर चार्ज बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -1 से 0 चला गया, यानी पहले जो था हमारा -1 फिर चला गया 0, यानी चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। पहले वो निगेटिव में था, अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी वो आगे बढ़ गया, यानी 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। सभी को समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे +4 से, यहाँ पे +4 से कहां पे जा रहा है? +4 से जा रहा है -+2 में। यानी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले 0 चार्ज था, फिर चला गया -1, यानी चार्ज कम हो गया। कम होने पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी यहाँ पे जो MnO2 जो शो कर रहा है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, यानी वो रिडक्शन शो कर रहा है। सभी को समझ आ रहा है ना?
क्या हुआ, हमने अगर चार्ज देखा कि बढ़ रहा है तो वो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, फिर देखा अगर चार्ज कम हो रहा है तो हमारा हो गया रिडक्शन। ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की। अब देखते हैं हमारा आंसर, अब देखते हैं आंसर क्या है। कह रहा है MnO2, फर्स्ट आंसर मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। देखिए जरा, MnO2 हमारा रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, सही बात है, लेकिन क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है टू H2 में? H2O तो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, हाँ ये बात सही है, एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, यानी HCl जो है वो Cl2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी यहाँ पे -1 चार्ज था और यहाँ पे 0 चार्ज हो गया, यानी चार्ज बढ़ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमको एक ऑप्शन मिल गया करेक्ट तो हमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। अच्छा, ये भी हमें एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने उठा के दे दिया है। अच्छा, ये शायद ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 6.4 का है। किसका है? 6.4 का। आई थिंक ये डायग्राम है। खैर हमें उससे तो मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये मैग्नीशियम रिबन वाला है, मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बनाता है? MgO बनाता है। कैसे बनाता है मैं आपको बता देता हूं। ये तो बात हो गई कि ये रिएक्शन थी। अब यहाँ पे कह रहा है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं फिर इसको सॉल्व करवाता हूं। इसका ऑप्शन नंबर ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अच्छा, सी इसलिए है क्योंकि मेरे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मान लीजिए मेरे पास ये एक चाइना डिश है, मतलब एक प्लेट होती है, एक छोटी सी व्हाइट ट्रांसपेरेंट प्लेट की। तो यहाँ पे MgO प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? MgO। MgO के कुछ ये पाउडर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। MgO ये पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं क्या करता हूं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखाया हुआ है, एक मैं टंगस्टन से क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो हम मान लीजिए ये हमारी है मैग्नीशियम रिबन। क्या है? ये हमारी मैग्नीशियम रिबन है। मैं उस रिबन को बर्न करता हूं। क्या करता हूं? ये इस रिबन को मैं बर्न करता हूं और मैं उसके कुछ कहां पे ले जाता हूं? MgO के पास ले जाता हूं। जब मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूं और MgO के पास ले जाता हूं तो ये जो स्पार्क शो करता है, क्या? एक व्हाइट लाइट, एक स्पार्क शो करता है, और वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। वो कैसा व्हाइट शो करता है? एक स्पार्क शो करता है, और वो जो स्पार्क होता है वो व्हाइट होता है। तो जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, इसी वजह से ये बर्न होता है। सभी को समझ आया? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एक एक क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री रटना मना है। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल रटवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप लोग केमिस्ट्री फील करें, क्योंकि हर स्टूडेंट ना रिएक्शन को रटने लगता है और उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके डायग्राम को रटने लगता है। तो अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना करके आप लोग को और थोड़ा सा आगे से मोटिवेट करूंगा और आगे थोड़ा सा आप लोग का ब्राइट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस, यहाँ पे 4 गैसेस दी हुई हैं, CO2, CO, Cl एंड O2, विच वन ऑफ द टेबल इज करेक्ट। यहाँ पे कौन से टेबल जो है करेक्ट है? अच्छा, मैं एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए ABCD है, मुझे इसमें से एक नहीं है, मुझे मान लीजिए मुझे अभी तीनों नहीं आते, मैं किसी एक को पकड़ लेता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आता है। क्या आता है? मुझे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आता है। मुझे इसमें पता है क्लोरीन गैस का यूज होता है, क्लोरीन गैस का यूज होता है। तो यानी क्लोरीन गैस C और D में तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर C और D तो ऑलरेडी गलत हो गए। यानी अब मुझे C और D को तो देखना ही नहीं, अब मुझे देखना है A और B को। अब मुझे एक और बात ध्यान आई, जब भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है इसमें CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? CO2 गैस। यानी ऑप्शन बी हमारा ऐसे ही करेक्ट हो गया। हमको A मतलब जो उसका फर्स्ट पार्ट था एसिडिक ऑक्साइड, और जो सेकंड पार्ट था इनकम्प्लीट कंबशन, हमको देखना ही नहीं पड़ा।
समझ आया सभी को? फिर इनकम्प्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और कंप्लीट कंबशन में हमेशा CO2 गैस निकलती है। और मैं ये भी बता देता हूं, जो एसिडिक ऑक्साइड है, जो यहाँ पे जो CO2 है, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब है ये किसी एसिडिक नेचर से बन के आया होगा, तो ये हमेशा H2CO3 से बन के आता है। H2CO3 में ही हमेशा वाटर का रिमूवल और CO2 गैस रिमूव हो जाती है। तो ये जो हमारा एसिडिक, इसको बोलते हैं H2CO3 को कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो ये जो कार्बोनिक एसिड से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया है, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड शो करता है। हम लोग ने ट्रिक से भी देखा और मेथड से भी देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब मान लीजिए मेरे पास ये एक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है। अच्छा, फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4, क्योंकि यहाँ पे ये +2 में और ये -2 में। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है? ये ग्रीन कलर का है। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा कैसा है? ग्रीन कलर का है। अगर कह रहे हैं सॉल्यूशन ग्रीन कलर का है और मैंने इसमें कौन सा कॉइन डाला? कॉपर कॉइन डाला, यानी Cu का। अब यहाँ पे Cu भी 2+ में प्रेजेंट होगा क्योंकि सबकी वैलेंसी भी 2+ में चल रही। यहाँ पे मैंने एक कॉपर कॉइन डाला, तो क्या होगा? कॉपर ये क्या कलर चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो हमें कि रिमेन सेम रहेगा, हमें ये बताना है। अब ये अच्छा ये होगा कैसे? मैं इतना बता देता हूं कि कॉपर पे कोई कलर असर पड़ेगा कि नहीं, मैं इतना बता देता हूं। इससे हम लोग को पहले ध्यान रखनी पड़ेगी एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? एक रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते वक्त ये क्या होते हैं? यहाँ पे ये यहाँ पे होते हैं मोर रिएक्टिव, और सबसे नीचे वाले क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। सबसे नीचे वाले क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर वाले क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। नीचे वाले क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। अगर जिंक ऊपर है, सॉरी अगर आयरन की बात करें ना, अगर आयरन कॉपर से ऊपर है तो आयरन मोर रिएक्टिव है, यानी जो हमारा जो कॉपर है FeSO4, अगर आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होगा, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होगा तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी। अगर आयरन हमारा लेस रिएक्टिव होगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी। अब हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ने पता नहीं रिएक्टिविटी सीरीज को देखा है कि नहीं। आयरन हमेशा ऊपर होता है इन द प्लेस ऑफ कॉपर, कॉपर नीचे होता है, आयरन ऊपर होता है। तो आयरन हमारा मोर रिएक्टिव हो गया। अगर आयरन मोर रिएक्टिव है तो ये जो कॉपर है आयरन को इजिली डिस्प्लेस जो है नहीं कर पाएगा। आयरन जो है कॉपर जो है आयरन को इजिली डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉपर सल्फेट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आयरन जो हमारा जो प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट था आयरन सल्फेट, और जो उसका सॉल्यूशन था ग्रीन कलर का, वो एज इट इज ही रहेगा, यानी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ने किसके मेथड से देखा? हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज के मेथड से देखा। हम लोग ने देखा वो मोर रिएक्टिव वाले ऊपर, लेस रिएक्टिव वाले नीचे। तो अगर आयरन हमेशा ऊपर आता है और कॉपर नीचे है तो कॉपर जो इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनीता कोई लेडी ड्रॉप एडेड अ ड्रॉप each of diluted acetic acid and dilute hydrochloric acid on pH paper and compare the color, which of the following conclusion is correct। अब यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे थोड़ा सा बताता हूं। जो हमारा HCl होता है वो ब्रेक होता है H+ और Cl-। देखिए जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं, कौन से एसिड? जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत इजली, मतलब बहुत ज्यादा इजली अपने आयंस को लूज कर देते हैं, क्लियर। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी हमारा एसिटिक एसिड। अच्छा, इस एसिटिक एसिड में मुझे एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, उसका नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, उसका नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इस कंपाउंड को इस तरह भी लिख सकता हूं। ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर से है और इसमें आप लोग में थोड़ी सी थ्योरी भी दी गई है, तो मैं इसकी नेमिंग भी बता देता हूं। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हम लोग लेते हैं H,
सिंगल बॉन्ड है तो इन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखना है, कार्बन और अदर एलिमेंट के बीच में हमें बॉन्ड नहीं देखना है। एथेन, अच्छा ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो सफिक्स होता है, जो नेम की एंडिंग में लगता है, वो हमारा होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। तो ये हो गया इथेन ओइक एसिड। तो या तो मैं इसको एसिटिक, और इसका जो दूसरा नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है, इसका जो दूसरा नेम होता है और जो कॉमन नेम होता है वो हमारा होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। और मैंने क्यों कहा एसिटिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक एसिड है? क्योंकि जो हमारे पास, जो हमारे घरों में जो विनेगर यूज होता है, जो विनेगर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका। तो जो हमारे पास जो घर में विनेगर यूज होता है वो हमारा एसिटिक एसिड ही होता है। तो एसिटिक एसिड जिसका आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। इसीलिए इसके नेम के एंडिंग में क्या लग गया है? ओइक एसिड। क्लियर? अच्छा ये तो बात हो गई यहां तक। तो जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो अपने आयंस को इतने इजीली लूज नहीं करता है, क्योंकि इसका नेम क्या होता है? मतलब ये कहां से मिलता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, CH3COOH। ये अपने आप को इतनी जल्दी COO- और H+ में ब्रेक नहीं कर पाता है। तो जो सबसे अच्छा एसिड, यानी उसका पीएच सबसे कम, जो सबसे अच्छा एसिड उसका पीएच सबसे कम, और जो सबसे खराब एसिड उसका पीएच सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब मैं आप लोग को एक लाइन से समझाता हूं। हाँ, अब मैं आप लोग को एक लाइन से समझाता हूं। लाइन से समझाने का मेरा मतलब है, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये एक पीएच स्केल है, ये है 0, ये है 7 और ये है 14। तो 0 से लेके 7 के बीच में, 0 से लेके 7 के बीच में ये हमारा मोस्टली 6.9 तक जाता है। तो ये जो हमारा 0 से लेके 7 के बीच में ये हमारा कहलाता है एसिडिक। और अगर पूरा 7 है तो ये हमारा कहलाता है न्यूट्रल। और अगर 7 से लेके 14 के बीच में तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेसिक। ये हो गया एसिडिक, ये हो गया न्यूट्रल और ये बेसिक। एसिडिक कौन होते हैं? H+ आयंस होते हैं। बेसिक कौन होते हैं? OH- होते हैं। और न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज या फिर कोई भी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर वो शो नहीं करते। अब अगर HCl हमारा अच्छा एसिड है, HCl हमारा अच्छा एसिड है और वो अपने आयंस को इजीली लूज कर दे रहा है, तो यानी मैं एक तरह से सपोज कर लेता हूं जो HCl है उसका जो पीएच वैल्यू है वो हमारा मान लेते हैं कि 1 है। और जो हमारा एसिटिक एसिड है, यानी जो हमारा इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो उसका मान लेते हैं वो उतना अच्छा एसिड नहीं है और उसका पीएच मैं मान लेता हूं 6। तो जिसका पीएच ज्यादा वो एसिडिक नेचर कम शो करेगा, जिसका पीएच कम वो एसिडिक नेचर ज्यादा शो करेगा। आपको ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर। हाँ, एसिटिक एसिड मोर है तभी तो वो कम अच्छा एसिड है, और यानी हम लोग को पहले ही ऑप्शन मिल गया। लेस हो नहीं सकता। एसिटिक एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली, नहीं कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता ये। और एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो बिल्कुल नहीं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसमें कह रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन है। अच्छा, पहले मैं बता देता हूं कि सैचुरेटेड कौन होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं। क्लियर? जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, मैं पहले यहां पे लाइन लिख देता हूं, हमारे एल्कीन्स जो होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, और एल्कीन्स या एल्काइंस वो हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम लोग यहां से समझ गए हैं एकदम सिंपल सी बात, जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या है? एन वर्ड यूज हो रहा है। जो एन में होता है वो हमारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और जो हमारे इन और जो हमारे आइन होते हैं इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज होते हैं। तो अनसैचुरेटेड वो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज होते हैं, और सैचुरेटेड वो जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो। बस। तो अब ऑप्शन नंबर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन कह रखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैं इतना बताता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, यानी वहां पे एक तो या तो हमारे पास डबल बॉन्ड है या तो हमारे पास वहां पे वैलेंसी की कमी है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जहां पे या तो डबल बॉन्ड है या तो सिंगल बॉन्ड है, वहां पे हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रहा, हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के साथ तो आप लोग ने देख लिया, अगर वहां पे हाइड्रोजन की कमी है तो हम लोग वहां पे हाइड्रोजन यूज करते हैं। जब भी यहाँ पे क्या होता है, तो ये बॉन्ड जो है बराबर बराबर से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड बराबर बराबर से ब्रेक होता है, जिसकी वजह से अच्छा अगर पूरा ले जाता है, अगर मान लीजिए ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया तो कार्बन एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस चार्ज, यानी अगर ये पूरी तरह से टूट जाता तो यहाँ पे एक के ऊपर माइनस चार्ज और एक के ऊपर प्लस चार्ज। लेकिन मैं कैसे एक को माइनस एक को प्लस दे दूं, दोनों तो बराबर हैं, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है, इसीलिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है हम लोग को अच्छा पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म करेगा कार्बन डॉट सी डॉट एच 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 एच, इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एक डॉट की कमी है ना, तो वो डॉट कौन देता है, अभी हम लोग थर्ड ऑप्शन में क्या देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यानी जो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होने के बाद अच्छा हाइड्रोजन भी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर भी H डॉट और H डॉट आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक एक डॉट एक एक हाइड्रोजन के पास, एक एक डॉट एक एक कार्बन के पास, तो एक डॉट इस कार्बन से रिएक्ट करेगा, एक डॉट इस कार्बन से, तो वो कुछ इस तरह बनाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन डॉट, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन डॉट। तो ये बॉन्ड इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 डैश CH3। अब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन। और इसका नेम लिखे तो 1 2 2 कार्बन के लिए H सिंगल बॉन्ड इन, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेन। सभी को समझ आया? तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। कह रहा है ए और बी आर अनसैचुरेटेड। ए यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो गया। और यहाँ पे कह रहा है सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी और डी आर सैचुरेटेड, हाँ सही बात है, लेकिन हमारा बी भी तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने क्या कहा था, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, और कहीं भी हमें बॉन्ड नहीं देखना है। तो यहाँ पे तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी भी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो ये भी गलत हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो या तो निकेल हो सकता है, या तो प्लैटिनम, या तो पैलेडियम। मैं लिख देता हूं पैलेडियम, या तो हमारे पास होता है प्लैटिनम, या तो हमारे पास होता है निकेल। इनकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। अगर एक ट्रिक के फॉर्म में बताएं तो मेरे पास H H डबल बॉन्ड कार्बन H H, यहां से सिर्फ एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों हाइड्रोजन यानी जो H और H है एक एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देना है बस, तो हमारे पास CH3 हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट की तो कोई बात नहीं हो रही, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेट्स X कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा अभी हम लोग अब अगर ऊपर वाले अगर हम लोग क्वेश्चन से ट्रिक निकालें, वहां पे हम लोग ने रेस्पिरेशन में देखा था कौन सी गैस यूज हो रही थी, वहां पे रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज हो रही थी। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से, अब यहीं पे सारे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और अपना थोड़ा सा मोटिवेशन और अपना ध्यान थोड़ा सा खो देते हैं।
यहीं पे ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर ऊपर जो क्वेश्चन दिया होता है उससे बहुत से रिलेटेड हमको नीचे क्वेश्चन मिलते हैं, अगर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के कर रहे हैं आंसर, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं केमिस्ट्री रटना मना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद एक ना एक क्वेश्चन एज अ साइकिल की तरह एक दूसरे से जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2। अच्छा, हमको पता चल गया यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो CO2 है। अब हमको X बताना है, ये X। मैं रिएक्शन हटा करके आपको ऐसे समझाता हूँ। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होती है, CO2 गैस यूज होती है। यानी यहाँ पे जो CO2 गैस यूज हो रही है, और यहाँ पे जो हम लोग बेस लेते हैं वो हमारा बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर मैं KOH और CO2 साइड इसको रिएक्ट कराता हूं तो यहाँ पे मुझे ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके देता है। क्या, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके देता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो X यूज करते हैं वो हम लोग KOH यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पे स्लेक लाइम बना रहा है और हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेक लाइम बोलते हैं, और टन्स मिल्की वाटर शो कर रहा है। अच्छा, टन्स मिल्की वाटर शो कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, जब भी मिल्की वाटर या व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करता है तो वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में करता है। किसकी प्रेजेंस में करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है इसकी रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ करा दूं तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलता है। कैसे, CaCO3 मिल जाता है, और यहां से CaCO, यहाँ पे O की कमी तो एक ऑक्सीजन यहां से ले लेता है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक ये बचा, यानी हमारा H2O रिमूव कर देता है। तो जो हमारा प्रेसिपिटेट जो फॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, PPT, ये व्हाइट PPT शो कर रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटी हमारा कौन शो कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। सभी को समझ आया। अब इसके कह रहा है कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कीर्ति है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रही है फॉर द ऑब्जर्विंग शोइंग, जो टेबल जो हम लोग को ग्राफ दे रखा है। मैं इसमें से कोई दो उठा लेता हूं, बाकी आप लोग सभी को हम लोग को HCl के साथ रिएक्ट कराना है, और हम लोग को ये देखना है किसमें गैस इवॉल्व हो रही है किसमें नहीं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, इसको रिएक्ट कराया HCl के साथ। आयरन ले लिया, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, HCl के साथ। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की -1। तो यहाँ पे Fe2 प्लस Cl माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा FeCl2। हम लोग को रिएक्शन और केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना, हमें बस क्या करनी है, हमें बस कैची चलानी है। कैसे चलानी है, बस ऐसे कैची चलानी है। तो मैंने कैची चलाया और FeCl2 बना दिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeCl2, और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे 2 Cl तो यहाँ पे 2, बस समझ आया सभी को। और मान लीजिए जैसे चलिए मैं जिंक ले लेता हूं, मैंने जिंक लिया तो ZnCl, Zn कौन सी वैलेंसी में होता है, 2 प्लस वैलेंसी में होती है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। तो ऐसे ही Zn2 प्लस Cl माइनस, हमें क्या करना है, कैची चलानी है। और क्या करना है कैची में, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ZnCl2 हो जाएगा, 2 उसके पास 1 उसके पास, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस बन। यानी यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, अच्छा अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के बारे में समझा देता हूं। किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो होता है, हमारे पास 2 मेटल की रॉड्स होती हैं। एक मेटल की रॉड होती है एनोड, जो एनोड पे जो चार्ज होता है, एनोड पे जो चार्ज होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। कैथोड पे जो चार्ज होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। कैथोड की मेटल रॉड कैसी होती है, नेगेटिव। एनोड की मेटल रॉड कैसी होती है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, और ये किसी ना किसी एक बैटरी से, एक्सटर्नल सोर्स से ये कनेक्ट होते हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर वाटर में मैंने NaCl डाला, NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na प्लस Cl माइनस। तो प्लस वाला कौन सी रॉड पे जाएगा, प्लस वाला माइनस वाली रॉड पे जाएगा, यानी कैथोड के पास जाएगा, और Cl वाला किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा।
एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो वो किसके पास गया, उसके पास, यानी अपोजिट चार्ज क्या हो गए, स्विच हो गए। अब मुझे ये देखना है कि और वाटर, अच्छा एक NaCl डाला, NaCl को हम किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस प्लस OH माइनस। वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है हमेशा। ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। अब हम लोग को ये देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज से, हम लोग को किससे देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज से देखना। जिसका रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होगा वो माइग्रेट कर जाएगा। अब इसमें वाटर में H प्लस प्लस OH माइनस भी तो है, तो मेटल जो हमारी दो रॉड्स हैं उसके पास अब दो आयंस तो जा नहीं सकते, एक ही आयन जाएगा। या तो कैथोड के पास Na प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा, या तो एनोड के पास Cl माइनस जाएगा या तो OH माइनस जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनका रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होता है इन द कंपैरिजन OH और Na प्लस से। तो यानी कैथोड, एनोड के पास कौन जाएगा, Cl माइनस, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। सभी को समझ आया? तो ऐसे ये माइग्रेट कर जाएंगे। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व एट द कैथोड और एनोड देख लिया, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। कह रहा है नेम द प्रोसेस अकर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। इसको मैं बोलता हूं एल्कली प्रोसेस। इसको मैं क्या बोलता हूं, एल्कली प्रोसेस। इसको मैं क्या बोलता हूं, एल्कली प्रोसेस। अच्छा, यहां पे जो एल्कली प्रोसेस है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस में हो रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलता हूं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस जो होता है बेसिकली सेटअप होता है एनोड एंड कैथोड जो कि माइग्रेट कर रहे हैं कहां पे, एनोड मेटल रॉड पे और कैथोड मेटल रॉड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमें रिएक्शन लिखनी है। यहां पे क्या है, NaCl और क्या था, वाटर था। सिर्फ रिएक्शन हमें कभी भी नहीं रटनी, हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाना है। आप किसके पास जाते हो, समझ गए ना? तो बस क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला देना है। तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, Na प्लस Cl माइनस, वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, HCl बना देते हैं। ये क्या बन जाएगा, NaOH बना देते हैं। अब यहां पे 2H है, मैंने यहां पे 2H ले लिए, यहां पे 2H है तो मैंने 2 ले लिए, और 2H यहां पे 2H ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ओके, तो यहां पे बेसिकली हमारी रिएक्शन क्या होगी, एक HCl और एक NaOH हमारे पास बन जाएगा। और अगर मैं इसको आयंस में ब्रेक करने वाली रिएक्शन लिखूं किस फॉर्म में, तो मेरे पास मान लीजिए NaOH बना और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह करता हूं तो यहां पे जो मैंने मॉलिक्यूल होगा NaOH, हाँ NaOH। अब मैं इसको इस तरह अगर मैंने किया ये दूसरी रिएक्शन की तरह, तो मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे 2 NaOH, तो यहाँ पे 2 Cl और यहाँ पे 4 H हो गए, यहाँ पे भी 4 H हो गए, पूरी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इन विच आयरन विल मोर अकर रस्ट, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। यहाँ पे कह रहा है जो हमारा आंसर उसको हमको सपोर्ट करके उसका वैलिड रीजन देना है। हाँ, ये जो एक हमारे पास हमको बकेट दी हुई है, एक हम लोग को एक टावर टाइप में दिया हुआ है, मैं इसको गेट समझ लेता हूँ, और ये हमारे पास कुछ वो जो पिलर्स हैं जो कि पूरे जैसे सराउंडिंग जो हम लोग उसको सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाते, ये वैसा। तो कह रहा है आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक। अगर मैं आयरन बकेट को जिंक की कोटिंग कर दूंगा तो जिंक जो है वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करके वो हार्मफुल क्या कहते हैं पानी को वो एज अ पॉइजनस शो करता है। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विद एल्यूमिनियम। अगर मैं इसको आयरन वायर्स होंगी और उसको एल्यूमिनियम से कवर कर दूंगा तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। आयरन हिंग्स ऑन अ गेट। अगर मैं आयरन
गेट जो है अगर मैं आयरन से बनाता हूं तो वो मजबूत भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। पेंटेड आयरन फेनिस, मतलब कहने का है जो मैं आयरन को जो पेंट कर रहा हूं, मतलब मैं आयरन को अगर पेंट नहीं करता हूं तो आयरन में क्या होगा, रस्ट हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आयरन धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और हमारे कितने क्वेश्चन बचे, और हमारे सिर्फ अब 2 क्वेश्चन बचे। तो कितने अच्छे से हम लोग ने केमिस्ट्री का पूरा 10 सीबीएसई का पेपर सॉल्व किया। मैंने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैंने इसमें से केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आए। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने आप सब्सक्राइब या लाइक और क्या शेयर करोगे ही करोगे। मैं इसलिए लाइक शेयर करने को नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग को मेरी मेहनत दिखेगी, आप लोग को अच्छा लगेगा, तो इसी वजह आप लोग खुद पे खुद उसको शेयर करोगे। इसमें कह रहा है 2 स्टूडेंट जो है डिसाइड किया, इन्वेस्टिगेट, आप इसको पूरा पढ़िएगा। वाटर एंड द कंडीशन they measured the mass and before partially immersed in the tank of water and the meteorite was measured, they are shown what might be the reason, the various option 2 students। हाँ, इसमें जो कह रहा है, इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने अनदर सेटअप पे स्टूडेंट ने कोटेड किया नील, वो जो आयरन जो होता है उसको उन्होंने कोटेड किया, और क्यों किया या उसका प्रोसेस क्या था, तो हम लोग उसका प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ए और बी में हमें बताना है, और किसका साइज, उस बी का साइज ज्यादा क्यों है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नील ए थी तो उसका साइज इतना था, फिर उसको कोटेड, उसका जो मास हमने कोटेड किया इतना हो गया, फिर इतना था और फिर उसका मास इतना हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब रस्टिंग हो रही है, भाई हमारे पास पहले एक नॉर्मल एक आयरन रॉड थी, रस्टिंग ऑफ ए and B increase in mass because both are rusted। मतलब कहने का है यहाँ पे जो उनका मास इंक्रीज क्यों हो रहा है, उनका मास बेसिकली सिर्फ इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अगर रस्टिंग हो रही है तो रस्टिंग होने से उसका मास जो है अब ऊपर थोड़ा सा वो फूल जाता है, थोड़ा सा वो मुरझा जाता है, तो उसका मास जो होता है इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसका मास इंक्रीज हो रहा है। अब कह रहा है बी पे रस्टिंग इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो बी का मास इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो मोर रस्टेड है, मोर रस्टिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब सॉरी, इन द कंपैरिजन ऑफ ए। ये तो इसका ए पार्ट हो गया। अब अगर मैं इसका बी पार्ट समझाऊं तो कह रहा है मुझे इसको प्रिवेंट करना है, तो उस प्रिवेंट का नेम क्या होगा, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली जो आयरन हमारा खराब हो रहा होता है उसको हम लोग कैसे सही करते हैं, या तो हम उसकी ऑयलिंग कर देते हैं, पेंटिंग, उस पे पेंट कर दें, या तो उस पे ग्रीजिंग कर दें, यानी उस पे ग्रीस का यूज करें, एटसेट्रा। तो इस प्रोसेस, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आई होप आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सृष्टि है वो एथेनॉल को हीट कर रही है इन द विद कंपाउंड ए। उसने एथेनॉल को हीट किया इन द कंपाउंड ए की प्रेजेंस में। अच्छा, मैं बात बताता हूं, जो हमारा यहां से हम लोग कंपाउंड ए इजिली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ए क्या है, वो जो उसने पहले हमारे पास क्या था, एल्कोहल, हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास इथेनॉल था तो मुझे क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड अभी मैंने ऊपर बहुत अच्छे से आप लोग को समझा रखा है, C डबल बॉन्ड OH। यानी हम लोग को ए पता चल गया, हमारे पास ए क्या है, इथेनोइक एसिड। ए क्या हमारा, इथेनोइक एसिड। कैसे, CH3 CH2 OH जो है, मैंने इसको ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने पे ये मुझे देता है CH3 COOH। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, जो कि हमारा क्या है, कंपाउंड ए। अब कह रहा है इथेनॉल ट्रीट कर रहा है कंपाउंड ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड।
मैंने यहाँ पे इथेनोइक एसिड को इसलिए उल्टा लिख दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे करना है वाटर का रिमूवल। जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग नेचर होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग नेचर। अगर कोई आपसे कहे बहुत डिहाइड्रेट हो, यानी आपके अंदर क्या हो रही है? पानी की कमी हो रही है, तो यहाँ से वाटर का क्या हो जाएगा? रिमूवल। तो अब अगर वाटर का मैं यहाँ से रिमूवल कर दूं तो आप लोग देख के भी पहचान सकते हो, जैसे लिखा उसको वैसे ही लिख दो, CH3 CH2, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? CH3। ये हमारा फॉर्म करता है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। जब भी C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह होता है ना, तो हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्टर। तो इस जो एस्टर है, मैं इसका आप लोग को बेसिकली इसका IUPAC नेम भी बता देता हूं कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। इसका IUPAC नेम होता है इथाइल इथेनोएट। क्या होता है? इथाइल इथेनोएट। एक चेन को हमने लिया इथाइल और एक चेन को हमने लिया इथेनोएट। समझ आई बात? तो हमारा जो कंपाउंड B है वो हमारा क्या है? एस्टर है। अब नेक्स्ट कह रहा है जो हमारा कंपाउंड B है उसको मैं ट्रीट करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कंपाउंड B क्या था हमारा? कंपाउंड B हमारा क्या है? एस्टर है। उसको मैं ट्रीट कर रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। करते हैं। अच्छा, बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? एस्टर हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो इस रिएक्शन को मैं बोलता हूं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यानी जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं? CH3 CH2 और क्या दिया हुआ है? O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है CH3। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं NaOH के साथ। इसको मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? NaOH के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमको पता है ना इसकी ब्रेकिंग कैसी होगी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ब्रेकिंग कैसी होगी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा भाई? NaOH कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस OH माइनस। तो प्लस वाले के पास कौन जाएगा? माइनस वाला। माइनस वाले के पास कौन जाएगा? प्लस वाला। तो इसके पास है माइनस, तो इसके पास कौन जाएगा? सोडियम जाएगा। और बचे वाले के पास कौन जाएगा? OH जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, और प्लस में दूसरा क्या बन जाएगा? CH3 CH2, और उसके पास कौन जाएगा? OH। तो हमारा ये बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारा क्या है? इथेनॉल। ये हमारा क्या है? इथेनॉल। अल्कोहल है ना, इसलिए। तो हम लोग को कंपाउंड A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, C भी पता चल गया, और हम लोग ने देखा रिएक्शन यहाँ पे कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे और का देखते हैं। कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो हीट किया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल की प्रेजेंस में। उसने हमको टेम्परेचर कितना दिया है? 443। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास जो इथेनॉल है CH3 CH2 OH, इसको मैं हीट कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और कितने? 443 केल्विन पे। देखिए मैंने अभी बताया था ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का रिमूवल करना होता है, यानी यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग नेचर करना होता है। तो इसको अच्छा मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई बुराई तो नहीं है? मैंने इस H को तोड़ के लिख दिया ताकि आप लोग को इजीली दिखे कि वाटर का रिमूवल कैसे होता है। इसीलिए मैं कहता हूं केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से फील करने की जरूरत है, बिल्कुल भी रटना मना है। तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो गया। अच्छा, वाटर का रिमूवल हुआ तो यहाँ पे कार्बन की क्या 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है, एक एक कम हो गए ना। तो उस कम को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, और क्या रिमूवल हो गया? वाटर। यानी हमारे पास किसका प्रोडक्शन हुआ? इथीन का। किसका प्रोडक्शन हुआ? इथीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रही है रेहू बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल the two test tubes ethanol and ethanoic acid, suggest an experiment with the help of chemical reaction। यह कह रही है, इसने इस रिएक्शन में जो कह रहा है वो कह रहा है
कि उसने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था और वो टेस्ट करना मतलब उस हिसाब से वो कह रहा है रेहू बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल। अच्छा, वो लेबल नहीं कर पाई इथेनॉल कौन सा है और इथेनोइक एसिड कौन सा है। तो मैं आप लोग को समझाता हूं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि कौन सा इथेनॉल फॉर्म कर रहा है और कौन सा इथेनोइक एसिड फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड। मैंने इसको ट्रीट कराया किसके साथ, हाँ, अगर मैं इसको ट्रीट करा दूं Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो मुझे पता है यहां से माइनस प्लस, यहां से प्लस, यहां से माइनस, तो Na उसके पास चला जाएगा तो CH3COONA। और यहां से क्या हम लोग को CO2 वाली फीलिंग आ रही है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और यहां से क्या हम लोग को एक O बचा ना, क्या हम लोग को वाटर वाली फीलिंग आ रही है, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है। तो हमारी बेसिकली रिएक्शन ये क्या होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारा इथेनोइक एसिड, और ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ने क्लास 10 सीबीएसई के स्पेसिमेन पेपर 2023 का केमिस्ट्री का जो सेक्शन था हम लोग ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अगर केमिस्ट्री आप लोग का 30 मार्क्स 28 मार्क्स जितने का भी आता है तो आप लोग के 28 में से 28 और 30 में से 30 फुल में फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर? तो आप लोग को आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस सब के ऊपर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। आप लोग को जितना बहुत अच्छे से अगर मान लीजिए समझना है, पढ़ना है, तो आप वीडियो को एक नहीं कम से कम 5-6 बार देखिए ताकि आप लोग को क्लियरिटी बहुत अच्छे से आए। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।